हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान लर्निंग जोन। पहली क्लास में हमने राजस्थान के नामकरण से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग। तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। नमस्ते। आज हमारे सामने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हम इनकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ तारीखों और नामों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बुनियादी सवाल की कहानी है। राजस्थान जैसे विशाल राज्य को चलाने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? सही कहा। क्या सत्ता जयपुर में एक जगह सिमटी रहनी चाहिए या उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना बेहतर है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, जैसे नोट्स में दिख रहा है, 1949 से लेकर आज तक हर सरकार ने एक सिस्टम के साथ प्रयोग किया है जिसे संभागीय व्यवस्था कहते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक सिस्टम को पहले बनाया गया, फिर पूरी तरह खत्म कर दिया गया, और फिर दशकों बाद उसे दोबारा जिंदा किया गया। एक तरह की प्रशासनिक लुका-छुपी। बिल्कुल। तो चलिए इसी उधेड़-बुन को समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे लगता है सबसे जरूरी सवाल, हम बार बार संभाग या संभागीय व्यवस्था कह रहे हैं, आखिर ये चीज है क्या? मतलब ये काम कैसे करता है? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। आप सोचिए, राजस्थान जितना बड़ा राज्य, क्या उसे सिर्फ जयपुर में बैठे एक ऑफिस से चलाना मुमकिन है? नहीं, लगभग नामुमकिन है। बस संभाग, जिसे अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं, वो इसी समस्या का एक हल है। ये राज्य और जिलों के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी है। आप इसे एक तरह का रीजनल हेडक्वार्टर समझ सकती हैं। रीजनल हेडक्वार्टर मतलब हर संभाग का एक बॉस होता होगा? बिल्कुल। इसका मुखिया संभागीय आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहलाता है, जो एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर होते हैं। अच्छा। और उनका काम सिर्फ फाइलों पे नजर रखना नहीं है। एक ठोस उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए जोधपुर और बाड़मेर जिलों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई बड़ा विवाद हो जाता है। अब अगर हर छोटी बात के लिए मामला सीधे जयपुर पहुंचे तो सिस्टम तो ठप हो जाएगा। सही बात है। यहीं पर संभागीय आयुक्त की भूमिका आती है। बिल्कुल। वो उस रीजन के प्रशासनिक मुखिया हैं जो ऐसे विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा सकते हैं। राइट। वो एक तरह से उस पूरे इलाके के लिए, क्या कहते हैं, एक ट्रैफिक कंट्रोलर और संकट प्रबंधक दोनों का काम करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं होगी, इसकी जड़ें तो काफी पुरानी लगती हैं। बहुत पुरानी। इन नोट्स में एक रोचक तथ्य भी है। संभागीय आयुक्त का ये जो पद है, ये 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। 1829 में? हाँ, अंग्रेजों के जमाने में। हाँ, और उनका मकसद भी वही था जो आज है, जिला कलेक्टरों के काम पर नजर रखना और उनमें तालमेल बिठाना। तो ये जो पूरा ढांचा है, ये हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है, जिसे हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये सिस्टम है क्या, चलिए इसकी कहानी पर वापस लौटते हैं। इन पन्नों के हिसाब से इसकी नींव 1949 में रखी गई थी। हाँ, 30 मार्च 1949 को, जब वृहद राजस्थान बना। 1949 में, मतलब राजस्थान बनने के फौरन बाद। तो इसका मतलब ये शुरू से ही प्लान का हिस्सा था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी उस वक्त? उस समय इसका जो मुख्य मकसद था, वो था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण? हाँ, ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब आसान है। शासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाना। उस वक्त 5 संभाग बनाए गए थे: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 5? जी। ये राज्य को चलाने के लिए 5 रीजनल कमांड सेंटर बनाने जैसा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। ये सिस्टम ठीक से जमा भी नहीं था कि महज 13 साल बाद अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे खत्म ही कर दिया। पूरी तरह से। जो सिस्टम प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए लाया गया, उसे ही बंद कर दिया गया। ये तो बड़ा अजीब फैसला लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक फैसला था। और इसे और भी दिलचस्प बनाती है एक और घटना जो ठीक इसी दौर में हुई। अच्छा। सुखाड़िया सरकार ने ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसका उद्घाटन खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1 मिनट, मतलब विकेंद्रीकरण का एक दरवाजा बंद किया और दूसरा ज्यादा जमीनी दरवाजा खोल दिया। क्या ये एक तरह का प्रयोग था? क्या सरकार ये देखना चाहती थी कि पंचायतें इतनी मजबूत हो सकती हैं कि राज्य और जिले के बीच इस संभाग वाले मिडलमैन की जरूरत ही न पड़े? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा लगता है कि उस समय सोच यही थी
कि सत्ता को सीधे जिलों और पंचायतों तक पहुंचाया जाए। बीच की एक कड़ी शायद गैर जरूरी लगी होगी। ये शासन के मॉडल के साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग था। लेकिन फिर हुआ क्या? क्या ये प्रयोग सफल रहा? इन नोट्स को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक 25 साल बाद 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इस व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। एक लंबा अरसा, 25 साल। लेकिन 25 साल बाद उसी पुराने सिस्टम को वापस लाना, क्या ये एक तरह से ये मानना नहीं है कि 1962 का वो फैसला और वो प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ? इसे इस तरह देख सकते हैं कि 25 सालों के अनुभव ने शायद ये सिखाया कि जिला कलेक्टरों के काम में तालमेल और उनकी निगरानी के लिए एक मध्यस्थ स्तर का होना बहुत जरूरी है। शायद ये महसूस किया गया कि जिले सीधे राज्य के राजधानी से नहीं जुड़ सकते, उन्हें एक रीजनल हेड की जरूरत है। तो जोशी सरकार ने न सिर्फ इस सिस्टम को वापस लाया बल्कि इसका विस्तार भी किया। तो व्यवस्था की वापसी के साथ ही इसका विस्तार भी हुआ। 1987 में ही जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। अजमेर ही क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि अजमेर की जो लोकेशन है वो बहुत रणनीतिक है। सेंटर में है बिल्कुल। हाँ, राजस्थान के दिल में, बिल्कुल केंद्र में। ये सबसे ज्यादा दूसरे संभागों की सीमाओं को छूता है। तो इसे एक तरह से प्रशासनिक नर्व सेंटर बनाने की कोशिश की गई, जो कई क्षेत्रों के बीच पुल का काम कर सके। ओके, इसके बाद करीब 18 साल तक शांति रही। फिर 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाया। और इसका बनना भी दिखाता है कि ये फैसले कितने सोच समझ कर लिए जाते हैं। भरतपुर संभाग को बनाने के लिए जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए। अच्छा। और कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली, यानी 2 अलग-अलग संभागों के हिस्सों को जोड़कर एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई, जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी। तो 2005 तक 7 संभागों के साथ ये व्यवस्था काफी स्थिर चल रही थी। फिर अचानक 2030 में इस शांत पानी में एक बड़ा पत्थर फेंका गया, जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति की सिफारिशों पर एक साथ 3 नए संभागों की घोषणा कर दी। एक साथ 3? हाँ, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। मतलब संभागों की संख्या सीधी 7 से 10 हो गई। ये तो बहुत बड़ा फेरबदल है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। इन 3 नए संभागों और इनके साथ घोषित हुए 19 नए जिलों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को जारी भी कर दी गई। इसके पीछे सोच यही थी कि प्रशासन को और भी छोटे और सुलभ हिस्सों में बांटा जाए, ताकि सरकारी योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक और आसान हो। लेकिन जैसा कि राजस्थान की राजनीति में अक्सर होता है, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। हमेशा होता है। इन पन्नों के मुताबिक नई सरकार ने 29 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी करके इन 19 नए जिलों और 3 संभागों पर एक तरह से रोक लगा दी है। हाँ, रोक शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। असल में सरकार ने इन नए जिलों और संभागों की जरूरत और उनके असर की समीक्षा करने का फैसला किया है। 1 मिनट, इसका मतलब क्या है? क्या वो नए जिले और संभाग अब अस्तित्व में नहीं है, या बस काम रुका हुआ है? जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जमीन पर एक कंफ्यूजन की स्थिति तो है। सरकार ने इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति बनाई है। ओके। जिसके संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। मतलब इस पर काफी गंभीरता से विचार हो रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि नक्शे पर एक लकीर खींचना कितना मुश्किल काम है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रशासनिक, वित्तीय और ढांचागत तैयारियां करनी पड़ती हैं। चलिए कुछ मजेदार आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो हमें 7 संभागों वाली व्यवस्था की एक तस्वीर देते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कोई अंदाजा है? ये तो यकीनन जोधपुर ही होगा। हाँ। जहां मीलों तक रेगिस्तान फैला है। एक दिलचस्प बात बताऊं? बताइए। अकेले जोधपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप के कई देशों जैसे नीदरलैंड्स या स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और सबसे छोटा? भरतपुर। भारतपुर। हाँ, ये दिखाता है कि संभाग सिर्फ साइज के हिसाब से नहीं, बल्कि आबादी, जिलों की संख्या और प्रशासन की सहूलियत के हिसाब से भी बनते हैं। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के पूरे सफर को देखा। 1949 में इसकी शुरुआत,
1962 में इसका खत्म होना, फिर 25 साल बाद 1987 में इसका दोबारा जिंदा होना। और अब हाल के बड़े बदलाव और उन पर लगी समीक्षा की मुहर। ये साफ है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सही संतुलन की तलाश में लगातार बदलती रही है। बिल्कुल, और ये हमें सिखाता है कि शासन चलाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासनिक सीमाओं का बनना और बदलना सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है। सही बात है। इसका सीधा असर विकास की गति और आम लोगों तक सरकार की पहुंच पर पड़ता है। हर बदलाव के पीछे एक सोच होती है जो कभी सफल होती है और कभी उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ती है। इन नोट्स ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में छोड़ दिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी सरकारें नक्शे पर ये लकीरें खींचती या मिटाती हैं, तो क्या इसके पीछे वजह सिर्फ प्रशासनिक सुविधा होती है, या इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने भी होते हैं जिन्हें तोलना ज्यादा जरूरी है? और इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी के लिए असल में क्या बदलता है?